जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के पूछे जाने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार पिछले परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हिंदी के प्रश्न के उत्तर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। मेरे पत्र पर ध्यान दें। कृपया कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। 3 सेकेंड, आप बताएं आंसर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शेष कैसे गलत होंगे वो देखते हैं। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, तो आपने कहा भाई यहाँ भी कृपा लगाया और यहाँ भी कृपा लगाया, ये तो बात गलत हो जाएगी ना। तो ये दोनों लगा दिए इसलिए गलत है। मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया कृपया अंत में नहीं लगता इसलिए गलत है। कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें, कृपा करके नहीं कृपया, तो ये इसलिए ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या प्रवाद पर्व? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी प्रवाद पर्व तो बिल्कुल सही जवाब है। सीता वनवास का मतलब हो गया ये जो प्रवाद पर्व है। प्रवाद पर्व में जो धोबी के घर माता सीता रह गई थी उससे संबंधित जो विवरण है, वर्णन है, वो प्रवाद पर्व में किया गया है। तो प्रवाद पर्व हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी ग्राम तो बिल्कुल सही जवाब है। 1912 में जयशंकर प्रसाद जी की पहली जो कहानी थी वो थी ग्राम। रामचरिका की रचना किसने करी? सुंदर जी ने, सेनापति ने, मोहनलाल मिश्र ने या फिर केशव ने? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी केशव तो बिल्कुल सही जवाब है। रामचरिका की रचना जो है वो केशव प्रसाद जी ने करी थी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। कौन सा सही काल है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। हेतुमत भूतकाल। देखिए, जब किसी एक कर्म का या किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है तो हम वहाँ पे कहते हैं हेतुमत काल। लेकिन डिपेंड करता है कि वो भूतकाल है कि भविष्यकाल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता यानी बात बीत चुकी है तो मेरी गाड़ी ना छूटती, ठीक है, तो यानी भूतकाल की बात है, तो यहाँ पे हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, कौन? वर्तमान, भूत और भविष्य। और भूतकाल के होते हैं 6 भेद। बार बार परीक्षा में पूछा गया है भाई भूतकाल के कितने भेद होते हैं। संदिग्ध भूतकाल जो होता है, संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है संदेह उत्पन्न हो। जैसे अब हमने कहा भाई कि क्या घनश्याम मीटिंग में सभा में गया हुआ था, तो आपने कहा गया होगा। घनश्याम मीटिंग में गया होगा, मुझे नहीं पता, गया होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है, वह जाता है वह खाता है ना, तो सामान्य वर्तमान काल। आसन्न भूतकाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आसन्न भूतकाल का मतलब वो होता है कि जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। मैंने कहा वह अभी यहाँ से गया है, वह अभी यहाँ से गया है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ अभी यहाँ से गया है तो हम कहते हैं ये आसन्न भूतकाल है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब पूर्ण वर्तमान काल की बात होगी, जैसे वह खाना खा लिया है, ठीक है, तो वह खाना खा लिया है, ये पूर्ण वर्तमान है। लेकिन जब ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान नहीं मिलेगा तो आपको आसन्न भूतकाल पे क्लिक करना है कि भाई वह खाना खा लिया है। खा लिया है का मतलब होता है खा चुका है, वर्तमान में वो काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जस्ट पहले ही, कुछ देर पहले ही वो काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए आसन्न भूतकाल सही हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। प्रगति द्योतक पक्ष, आशय द्योतक पक्ष, पूर्णता द्योतक पक्ष या फिर सातव्य द्योतक पक्ष?
और हमारा जो वाक्य है वो ये है, अब सीमा चलने लगी है। इसमें कौन सा पक्ष है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए प्रगति द्योतक पक्ष तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए पक्ष क्या होता है? पक्ष का मतलब होता है जब जब कोई भी कार्य व्यापार है होता है उसके प्रारंभ से अंत तक की काल अवधि में जो कार्य व्यापार होता है उसको देखना ही पक्ष कहलाता है। ठीक है, और ये पक्ष जो होते हैं हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नित्यता बोधक पक्ष, ठीक है, क्या? नित्यता बोधक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष। नित्यता का मतलब होता है प्रगति बोधक, ये प्रगति द्योतक कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है कि आशय द्योतक पक्ष। इसके बाद एक होता है पूर्णता द्योतक पक्ष और एक होता है सातव्य द्योतक पक्ष। ठीक है, ये चारों के चारों यही होते हैं पक्ष के 4 प्रकार। अब सीमा चलने लगी है तो इसमें हो जाएगा प्रगति द्योतक पक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। विद्यार्थ वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति, संदेहार्थ वृत्ति या संकेतार्थ वृत्ति। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थ तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो कार्य या व्यापार जो है लौकिक जगत में घटित ना हुई हो बल्कि जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान आदि के रूप में निहित होता है उसका संबंध क्या होता है? वृत्ति से होता है। किससे होता है? वृत्ति से होता है। और वृत्ति कुल 10 प्रकार के होते हैं। आज्ञार्थक, संभावनार्थक, निश्चयार्थक, सामर्थ्य सूचक, संभावनार्थक, इसके बाद संकेतार्थक, संदेहार्थक, बाध्यता सूचक, अनुज्ञात्मक या भविष्यात्मक। ठीक है, तो ये होते हैं 10 प्रकार की वृत्तियाँ। और जरा मेरी सहायता कीजिए इसमें है विद्यार्थ वृत्ति पाई जाती है इसमें। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? लमही बनारस, एरियाली एटा, राजापुर बांदा या गोवर्धन सराय काशी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। एरियाली एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कासगंज। ठीक है, कासगंज से अलग हुआ है एटा। तो एटा में इनका जन्म हुआ था। और जो अमीर खुसरो हैं इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंद का तोता। ये सबसे ज़्यादा सुल्तान के समकालीन रहने वाले कवि रहे थे। और ये ऐसे पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुल करके प्रयोग किया अपने काव्यों में। ठीक है, तो एरियाली एटा में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए इकहरा उद्धरण तो बिल्कुल सही जवाब है। उद्धरण का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जब प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। आप कह रहे हैं भाई आप दोहरा उद्धरण लगा सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल नहीं। देखिए किसी अक्षर या शब्द पर, जब अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना हो तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, और दोहरा उद्धरण चिन्ह वहाँ लगाते हैं जब किसी वाक्य को बल देना, वाक्य में बल देना होता है तो वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। विवरण चिन्ह क्या होता है भाई? विवरण चिन्ह ये हेडिंग डालते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं ना, ये विवरण चिन्ह होता है। विस्मरण चिन्ह कुछ होता नहीं है, जो फालतू बात लिखी हुई है। अगला प्रश्न, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लोचन, नेत्र, नयन, शून्य। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी शून्य, शून्य बिल्कुल सही जवाब है। शून्य जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। बाकी लोचन हो गया, नेत्र हो गया, नयन हो गया, अक्ष, चक्षु, दृग, अम्यक, दीदी, चक्ष, ये सारे के सारे नेत्र के पर्यायवाची होते हैं। तत्सम शब्द की पहचान करें। आंख, आंसू, आँच, अष्ट। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है अष्ट। ये तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है कि तत्सम उसी के समान, मतलब संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द हूबहू उठा करके हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और पहचानने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ज़्यादातर जगह पे आपको जो है कि इन्हीं तरीक़ों से फाइंड आउट कर ले जाएंगे कि भाई ये तत्सम है कि तद्भव है। जब अगर खटकोड़ स आ जाए तो तत्सम है, छ छत्री आ जाए तत्सम है, ठीक है। और इसके बाद वो वकील आ जाए तत्सम है, री ऋषि आ जाए तत्सम है, उड़ंतुआ र आ जाए, ठीक है, तत्सम है। ये क्र वाला र आ जाए तो तत्सम है। तो इस प्रकार से अब देखिए इसमें खटकोड़ श आ गया ना, तो हम कहेंगे ये तत्सम शब्द है। अब यहाँ तद्भव पूछ लिया हमसे
गरगर, गंभीर, मृज्जम, गलना। और जो गलना है ये है तद्भव शब्द। और देखिए यहाँ री ऋषि लग गया तो ये तत्सम ऑटोमेटिक कट गया। यहाँ उड़ंतुआ र लग गया ये तद्भव तत्सम हो गया, कट गया। गंभीर भी तत्सम है, बचा क्या? गलना। तो गलना तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलोम शब्द अक्षर का, मतलब अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षर, आपने चुना क्षर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्षर का मतलब जो है कि क्षर का विलोम अक्षर, अक्षर का विलोम क्षर। इति, इति का विलोम होता है अथ, बहुत बार पूछा गया। इति का विलोम अथ होता है। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, अल्पशः होता है, ये अल्प नहीं, अल्पश नहीं होता है, अल्पशः। देश प्रेम में समास पहचानिए। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास तो बिल्कुल सही जवाब है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है। और जहाँ कहीं कारक का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि भाई यहाँ तत्पुरुष समास होता है। देश के लिए संप्रदान कारक, देश के लिए संप्रदान कारक विभक्ति होती है ना, तो जहाँ कारक विभक्ति का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे हम कहते हैं तत्पुरुष समास होता है। समास के होते हैं 6 भेद, कौन कौन से? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव का मतलब होता है प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय यानी उपसर्ग होता है। और कर्मधारय समास का मतलब उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुव्रीहि में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। अगला प्रश्न, वही स्त्री जिसका पति आने वाला है, मतलब विदेश से आने वाला है, प्रदेश से आने वाला है, तो आगमिष्य पति क्या? आगमिष्यत पति क्या? आगत पति क्या? आग्रह या आगमन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। आगमिष्यत पति का, ये थ नहीं है, यह है। आगमिष्यत पति का, जिसका पति प्रदेश से आने वाला है उसको आगमिष्यत पति का कहते हैं, और जिसका पति प्रदेश से आ गया हो उसे आगत पति का कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसकी इच्छा की गई हो, मतलब जो चीज इच्छित हो, तो इप्सित, ईर्ष्या, ईशान, इतिवृत्त। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए इप्सित, इप्सित का मतलब इच्छित है, जिसकी इच्छा की गई हो उसे हम इप्सित कहते हैं। इप्सा मतलब इच्छा नहीं होता है, तो इच्छा से इच्छित, इप्सा से इप्सित। ईर्ष्या का मतलब जलन होता है। ईशान जो होता है वो देखिए, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो पूर्वोत्तर के बीच का जो कोण होता है इसको हम ईशान कहते हैं। ईशान कहते हैं इसको आग्नेय, इसको नैऋत्य और इसको वायव्य। ये ध्यान रखिएगा, जीके की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। ये पूरब होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूरब और उत्तर के बीच में इसको जो है ईशान कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आग्नेय, इसको कहते हैं नैऋत्य और इसको कहते हैं वायव्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार इसको क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल? यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारे वीडियो जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।